बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस पोएम को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स। टाइटल नहीं आ रहा है इसमें, तो इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स जो कि W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखी गई एक कविता है। तो मैं बताता हूँ कि किस बारे में है। जैसे कि पोएम का नाम है इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, तो यह W.B. ईट्स जिसका पूरा नाम है विलियम बटलर ईट्स, उनके बारे में लिखी गई कविता है, जिनकी मृत्यु जनवरी 1939 में हो गई थी। तो उनको याद करते हुए W.H. ऑर्डन, जो कि इस कविता के राइटर हैं, जिनका नाम है विस्टन, यहाँ पे लिखा होगा विस्टन हग ऑर्डन, इन्होंने W.B. ईट्स को याद करते हुए ये कविता लिखी है। ये कविता एक एलिजी है, एलिजी यानी एक शोक गीत है। W.B. ईट्स इंग्लिश लिटरेचर के एक महान ड्रामेटिस्ट, नाटककार और एक महान पोइट हुए हैं। तो उनकी याद में यह एलिजी शोक गीत लिखा गया है। और इस शोक गीत की सबसे खास बात यह है कि जनरली जब किसी व्यक्ति की प्रशंसा में कोई शोक गीत लिखा जाता है, तो उस शोक गीत के अंदर उस कवि की, जिसके ऊपर वो लिखा गया है, उस कवि के गुणों को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाता है, उसे एक महान और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में दिखाया है। लेकिन यह कविता बिल्कुल हटकर है। विस्टन हग ऑर्डन यानी W.H. ऑर्डन ने इस कविता के अंदर W.B. ईट्स को एक महामानव, एक सुपर ह्यूमन नहीं दिखाकर एक आम व्यक्ति बताया है, और इस बात को एम्फसाइज किया है, इस बात पर जोर दिया है कि W.B. ईट्स भी आम दूसरे व्यक्तियों की ही तरह एक साधारण व्यक्ति थे। उनके चरित्र में भी दूसरे व्यक्तियों की समान कमजोरियां थी, और वे एक साधारण व्यक्ति की तरह समाज में परिवर्तन लाए बगैर ही इस दुनिया से चले गए। और ये सब कुछ W.B. ईट्स की प्रशंसा में इन्होंने लिखा है। तो आइए हम डिस्कशन करें इस पोएम में इंट्रोडक्शन के साथ। तो विस्टन हग ऑर्डन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स एंड सिम्बोलिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन 20th सेंचुरी। W.H. ऑर्डन महान राइटर्स, लेखकों में से एक है, और सिम्बोलिस्ट, प्रतीकवादियों में से एक है इंग्लिश लिटरेचर इन 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी साहित्य में जितने भी महान लेखक हुए हैं और सिम्बोलिस्ट, प्रतीकवादी हुए हैं, उनमें से W.H. ऑर्डन का नाम मुख्य है। He is well known for being the leading poet of 30s, और वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं being the leading poet यानी प्रमुख कवि के रूप में of 30s along with 30 यानी 1930 के दशक के जो मुख्य कवि हैं उनके रूप में प्रसिद्ध हैं, along with, और साथ में दूसरे जो प्रसिद्ध कवियों स्टीफन स्पेंडर, C.D. लुईस और लुईस मैकनीस जैसे दूसरे नामी जो कवि हैं 1930 के दशक के, उनमें से एक प्रसिद्ध कवि हैं। द पोएम इज़ अ ब्यूटीफुल एलिजी। ये जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, यह एक बहुत ही सुंदर एक एलिजी शोक गीत है, जिसको W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है। टू सेलिब्रेट यानी उपलक्ष्य में द डेथ ऑफ ग्रेट सेंचुरी पोइट, ग्रेट 20th सेंचुरी पोइट, 20वीं शताब्दी के महान कवि W.B. ईट्स की मृत्यु के उपलक्ष्य में W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया एक सुंदर शोक गीत है। W.B. ईट्स, जिनकी मृत्यु जनवरी 1939 में हुई थी, जस्ट बिफोर बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, बिल्कुल द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो उसके पहले ही W.B. ईट्स की मृत्यु हो गई थी। तो W.B. ईट्स की मृत्यु के उपलक्ष्य में ये कविता, ये जो एलिजी वो लिखी है। द एलिजी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिजीज इन द मैनर, जैसे मैंने बताया आपको, यह जो एलिजी शोक गीत है वो दूसरी एलिजीज से अलग है इन मैनर, इस तरीके से दैट इन द पोएम, इस कविता में ऑर्डन मेक्स नो अटेम्प्ट, कि ऑर्डन कोई प्रयास नहीं करता है टू ग्लोरीफाई ईट्स, ईट्स को ग्लोरीफाई करने के लिए, ईट्स को गौरवान्वित करने का कोई प्रयास नहीं करता है। यूजेस नॉट हाइपरबोलिक एंड एक्सेजरेटिंग एक्सप्रेशन, और नहीं वो प्रयोग करता है कोई हाइपरबोलिक यानी अतिशयोक्तिपूर्ण, और एक्सेजरेटिंग यानी बढ़ा चढ़ाकर कहे गए अभिव्यक्तियों का प्रयोग करता है अबाउट ईट्स, ईट्स के बारे में। तो वो ईट्स को ग्लोरीफाई करने की, ईट्स को गौरवान्वित बनाने की कोई कोशिश नहीं करता है, और ईट्स के बारे में वो कोई बढ़ा चढ़ाकर कहे गए या फिर जो अतिशयोक्तिपूर्ण जो विचार हैं उनको व्यक्त करता है।
एज इट इज़ जनरली डन, जैसा कि सामान्यतः किया जाता है इन मोस्ट ऑफ एलिजीज, अधिकांश एलिजी में ऐसा किया जाता है, लेकिन ओडम यहाँ पर ऐसा नहीं करता है। बट ईट्स हैज़ बीन प्रेजेंटेड एज कॉमन पर्सन, बल्कि ईट्स को यहाँ पर एक कॉमन पर्सन, एक सामान्य व्यक्ति, आम आदमी के रूप में दिखाया है। हु हैज़ नॉट डन एनी स्पेशल इन हिज लाइफ, जिसने अपने जीवन में कुछ खास नहीं किया है, एंड डाइड सिंपली, और जो बिल्कुल ही सरलता से मर गया था, ऐसे आम व्यक्ति के रूप में ईट्स को दिखाया है। द पोएम इज डिवाइडेड इन 3 सेक्शंस, और ये कविता 3 भागों में बटी हुई है। फर्स्ट सेक्शन डिस्क्राइब्स, और पहला जो सेक्शन है वो वर्णन करता है द डे ऑफ इट्स डेथ, ईट्स की मृत्यु के दिन का वर्णन करता है। द सेकेंड वन टेल्स, और जो दूसरा जो भाग है वो बताता है कंटेक्चुअलिटी ऑफ हिज डेथ, कंटेक्चुअलिटी यानी संदर्भ के बारे में, ऑफ हिज डेथ, उसके मृत्यु के संदर्भ के बारे में बताता है। इन टर्म्स ऑफ कंटेम्प्रेरी कंडीशंस इन यूरोप, यूरोप में तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों के संबंध में उसकी मृत्यु का संदर्भ बताता है। एंड लास्ट एंड द थर्ड, और अंतिम और तीसरा जो भाग है उसके अंदर प्रेजेंट्स द इवोल्यूशन ऑफ हिज आर्ट, उसकी कला का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। तो 3 भाग हैं, पहले में उसकी मृत्यु के दिन का वर्णन है, दूसरा भाग है उसमें उसकी मृत्यु के संदर्भ को बताया है तत्कालीन यूरोप की जो परिस्थितियों के अनुसार, और अंतिम जो भाग है उसके अंदर उसकी कला का मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। द एलिजी स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डे, और एलिजी की शुरुआत उस दिन के वर्णन के साथ होती है। व्हेन इट्स एंड्स हैज बिकम इमिनेंट, जिस दिन इट्स का जो अंत है, उसका मृत्यु का अंत है, वो इमिनेंट, अवश्यंभावी हो गया था, यानी इट्स की मृत्यु निश्चित हो गई थी। इट इज़ वेरी कोल्ड डे, ये एक बहुत ही ठंडा दिन था। एंड स्नो हैज़ कवर्ड ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ, और बर्फ ने इस जमीन पर सभी वस्तुओं को ढक दिया था। एंड टेम्परेचर इज रेगुलरली सिंकिंग डाउन, और तापमान लगातार नीचे गिरता जा रहा था। बट एवरीथिंग आउटसाइड, लेकिन बाहर की ओर हर चीज़ इज द सेम एज बिफोर, बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि पहले चल रही थी। बाहर की चीज़ों पर उसकी मृत्यु का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सडनली हिज बॉडी पार्ट्स सीज टू वर्क, और अचानक ही उसकी जो शरीर के भाग थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। हिज बॉडी स्टॉल्ड एज अ कंट्री, और उसके शरीर को एक कंट्री, देश के रूप में बनाया है। ऊंच प्रोविंसेस एंड द स्टेट्स, जिसके जो प्रांतों और राज्यों ने हैव रिवोल्टेड अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ बगावत कर दी हो। तो उसका शरीर एक देश के समान बताया गया है, जिसके प्रांतों और राज्यों ने, अर्थात उसके शरीर के अंगों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी हो। एंड सोन ही पासिस अवे, और शीघ्र ही वो गुजर जाता है। एंड नाउ हिज ऑल रेपुटेशन विल डिपेंड, और अब उसकी सारी जो प्रतिष्ठा है विल डिपेंड ऑन हिज एडमिरर्स ओपिनियन, वो उसके प्रशंसकों की राय पर निर्भर करेगी। उसके प्रशंसक अब जो उसके बारे में कहेंगे वही उसकी इमेज अब छवि रहेगी। उसको अच्छा बोलेंगे तो डब्ल्यू बीट्स एक अच्छे व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा, और अगर वो उसके लिए बुरा बोलेंगे तो डब्ल्यू बीट्स एक खराब व्यक्ति, बुरा व्यक्ति बन जाएगा। द करंट ऑफ हिज फीलिंग फेल्ड, और उसकी भावनाओं का, उसकी चेतना का प्रवाह है वो असफल हो गया। ही बिकेम हिज एडमिरर्स, और वो अपना अनुयायी बन गया, अर्थात उसकी जो छवि है, उसकी इमेज है, उसके अनुयायियों के हाथों में चली गई। ही विल बी एवेल्यूएटेड बाय फॉरेन कोर्ट्स ऑफ कॉन्शियंस, और अब उसका मूल्यांकन किया जाएगा कॉन्शियंस, अंतरात्मा के विदेशी तरीकों के द्वारा, यानी अब दूसरे देशों में बैठे हुए लोग भी उसका आकलन करेंगे। ही विल बी प्रेज्ड और पनिश्ड फॉर हिज पोएम्स, और वो अपनी कविताओं के लिए प्रशंसा प्राप्त करेगा या फिर उसको दंडित किया जाएगा। अ ग्रेट पोइट हैज़ लेफ्ट द वर्ल्ड फॉर एवर, एक महान कवि है वो इस संसार को छोड़ चुका है। बट इट कांट हैव चेंज्ड एनीथिंग इन द वर्ल्ड, लेकिन वह महान कवि संसार में कुछ भी बदल नहीं पाया है। मार्केट्स कीप रनिंग, और बाजार हैं वो चलते रहेंगे। पुअर कीप सफरिंग एज बिफोर, और गरीब लोग पहले की तरह ही सफ़र करते रहेंगे, पीड़ित होते रहेंगे। पीपल आर प्राउडली एज बिफोर, और लोग पहले की तरह घमंडी बने रहेंगे। द डे ऑफ इट्स डेथ इज नथिंग टू पीपल, और एड्स की मृत्यु का जो दिन है वो लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी महत्व नहीं रखता है। बट ओनली एज अ डे, बल्कि केवल एक आम दिन के समान है। When something slightly unusual has happened, जिस दिन कोई थोड़ी सी असामान्य घटना घटित हुई होगी, एक ऐसे दिन के रूप में। अर्थात जब ईट्स की मृत्यु का दिन आएगा हर साल, उस समय उसे याद कर लिया जाएगा। इससे ज़्यादा लोगों के जीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में फिर आगे इसी के शेष भाग को हम देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।